हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ये टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी का प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका प्रश्न है और ये देखिए आपका जो है कि ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से पूछा गया है। अब देखिए एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये आपका प्रश्न है और ये आपका जो है कि प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से पूछा गया है। अब देखिए एक और प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए ये प्रश्न आपका है, सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस से यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। जैसे एक और प्रश्न की बात करेंगे तो ये आपका इन निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और ये आपका प्रश्न देखिए आपके बुक में से यहाँ पर पूछा गया है, पिट्यूटरी और थायराइड। एक और प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि ये आपका प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ स्थित है तो दिल्ली में है। और ये देखिए आपका जो है कि बिल्कुल आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के धातु एवं अधातु चैप्टर में दिया गया है, देखिए दिल्ली स्थित लौह स्तंभ। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से पीआरटी और 6 to 8 के लिए, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को आप चैप्टर वाइज पढ़ जाइए। अगर आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आराम से आप 13 से 14 प्रश्न सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये दोनों बुक इतना महत्वपूर्ण है कि साइंस के लगभग प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार मैं बता दूं, बार बार बताऊंगा नहीं। देखिए ये टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी के प्रश्न हैं और इसमें 15 प्रश्न पूछे गए थे। और ये सभी 15 प्रश्न फ्रेंड्स आपके क्लास 9th के और क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 120 नंबर का प्रश्न क्या है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपके उत्तल दर्पण का जो है कि प्रयोग होता है वाहनों के पीछे के जो है कि दृश्यों को देखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए आपके फ्रेंड्स क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। देखिए यहाँ से उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए टीआरई 3.0 पीआरटी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो जाएंगे आप क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 में। और जिस चैप्टर का फ्रेंड्स नाम क्या है, विद्युत है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से जो है कि दिया भी गया है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का जो है कि ही उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तीसरा प्रश्न, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक पेपर में दो बुक से, देखिए फ्रेंड्स वैसे तो बोलने के लिए दो बुक है, लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस को जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा डाटे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं में से प्रश्न ज़्यादा आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा का तापी प्रभाव एवं व्यवहारिक अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि आपका देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का जो है कि उपयोग किया जाता है, यहाँ से प्रश्न। और जो है कि ये आपका जो है कि क्या प्रश्न था, तो आपका जो है कि ये प्रश्न था कि विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये आपने जो है कि देख लिया। अब देखिए यहाँ से सूखी बर्फ है, ठीक है। तो सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका जो है कि 38 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और जब आप क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर
पहला ही देखेंगे तो उसमें देखिए दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। देखिए मैं TRE 3.0 PIT यहाँ से लिख दिया हूँ। तो अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है कि PIT 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये दोनों बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए हम लोग चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट भी कर चुके हैं और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि फ्रेंड्स इसमें से जो है कि उपर्युक्त में से जो है कि आपका जो है कि उपर्युक्त अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से नहीं है। ये क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे तो ये प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए यहाँ से बिल्कुल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो है कि आपका देखिए पिट्यूटरी और थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका 54 का थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे पिट्यूटरी और थायराइड ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो हैं, लेकिन इसमें से लैक्रिमल यानी कि इसमें से एक से अधिक, यानी कि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उसमें नहीं पूछा है। तो इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि देख लीजिएगा, और ये आपका जो है कि देखिए यहाँ से पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से देखेंगे प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ स्थित है। तो ये कुछ लोग सोचे होंगे कि ये जीके का मतलब ये आपका जो है कि या तो हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन ये जो है कि आपके क्लास 10th के NCERT साइंस के जो है कि चैप्टर नंबर आप 3 में जाएंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु, उसमें ये जो है कि दिया गया है। और ये जो है कि इसमें प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि आपका यहाँ से देख लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल चित्र बना के यहाँ पे दिया गया है। देखिए धातु एवं अधातु यहाँ पे चैप्टर भी है, यहाँ पे धातु एवं अधातु चैप्टर भी है, और देखिए दिल्ली स्थित लौह स्तंभ, ठीक है। और इसका जिक्र इसमें किया गया, और देखिए यहीं से प्रश्न आपका बन गया था। मैं TRE 3.0 PIT री एग्ज़ाम लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इन दोनों बुक्स को आपको बिल्कुल रट जाना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। तो नीले लिटमस को लाल में इसमें कौन बदल देगा, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिरका है, क्योंकि इसमें सिरका क्या है, सिरका फ्रेंड्स आपका अम्ल है। और अम्ल का जो है कि मैं पढ़ाया हूँ, अम्ल का कार्य जैसे कि आप पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको पता होगा, या तो जान लीजिए कि अम्ल का कार्य क्या होता है। ये नीले लिटमस जो है कि पेपर को लाल में बदल देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए सिरका, ये देखिए सिरका है, और सिरका क्या है, अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। और अम्लों का कार्य क्या होता है, नीचे जब थोड़ा सा जब आप जाएंगे देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अम्लों का स्वाद जो है कि खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो पढ़े रहेंगे तो प्रश्न बिल्कुल आपके सही होंगे, ठीक है। और विधिवत चैप्टर वाइज बाकायदे हम जो है कि करवाए हैं, वहाँ से आप जो है कि प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 9th की NCERT साइंस, क्लास 10th की NCERT साइंस, चैप्टर वाइज आप थ्योरी और MCQs दोनों देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उसमें चैप्टर वाइज हम कराए भी हैं, और किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो भी जो है कि बताया गया है, ठीक है। देखिए 87 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये सिलियरी मसल्स, जिसे हम लोग जो है कि ये इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स, और हिंदी इसका होता है पश्चिमाभी पेशियाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कहाँ से पूछा गया है, तो 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर ये शायद आपका 10 से पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करूँगा गूगल के द्वारा, पश्चिमाभी पेशियों को अंग्रेजी में सिलियरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए क्लास 10th का जो है कि कक्षा 10 NCERT मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है, और इसी में से ये प्रश्न आपका
पूछा गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक बार करा चुका हूँ, इन प्रश्नों को मैं एक बार करा चुका हूँ, लेकिन क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस को जब हम लोग पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं तो एक जगह इन प्रश्नों को रखा गया है कि आप इन प्रश्नों को देखें और जो है कि उस जो है कि जाके आप क्लास 9th और क्लास 10th के जो है कि क्लास को आप देखें। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आपका जो है कि यहाँ पे देखिएगा पक्षमाभी पेशियाँ, यहाँ पे देखिएगा फोकस दूरी में परिवर्तन। देखिए यहाँ से पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कि घट जाती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने की जो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पक्षमाभी पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से, और यहाँ भी दिया गया, देखिए ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसमें अभ्यास में देता है, बिल्कुल एमसीक्यूज दिया गया और यहीं से ये प्रश्न आपका देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पक्षमाभी द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर जाइए। आपके एग्जाम्स के देखिए 15 प्रश्न पूछे गए थे और 15 प्रश्न आपके इन्हीं दोनों क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रश्न था जो कि आपकी क्लास 9th से पूछा गया था, क्लास 7th से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो इसमें फ्रेंड्स वानस्पतिक हार्मोन इसमें साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, जैसे ही ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर जब आप 6 खोलेंगे, तो चैप्टर नंबर 6 जब आप खोलेंगे तो देखिए एमसीक्यूज में यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन। देखिए पादप या वानस्पतिक दोनों एक ही होता है, इसमें देखिए ऑप्शंस भी वही हैं, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो बिल्कुल और अधिकतर फ्रेंड्स 15 प्रश्न में से लगभग आपके 12 से 13 प्रश्न आपके केवल क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास 9th थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ से पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है। ठीक है, जिब्रेलिन हो गया और फिर उसके बाद साइटोकाइनिन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक और होगा इसमें जो है कि यहाँ पे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया ये। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बिल्कुल 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 हाँ, यहाँ से देखिए ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर वाइज आपने एमसीक्यूज देखा होगा, थ्योरी देखा होगा, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर वाइज, लेकिन इन सभी प्रश्नों को एक जगह करना जरूरी था। यहाँ पे 41 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो 41 का जो है कि राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत दिए गए थे। और ये देखिए आपके ओजोन O3 के बारे में दिया गया है, यह वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकारीय गैस है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यह वायुमंडल की अस्थायी गैस है और यह मध्य में पाई जाती है, इसमें कहा गया है। तो यह मध्य में नहीं पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस आपके गलत है और इतने ही में से ये आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक की बात करेंगे तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बायोगैस का जो है कि प्रमुख घटक यहाँ से देखिए मीथेन का अत्यधिक उपयोग होता है, यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग क्या है? यानी कि जंग यानी कि मोर्चा, तो ये ही सिर्फ एक प्रश्न था जो क्लास 7th में हमें
मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं आप लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का जो है कि रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो ये सहोपकारिता कहलाता है। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और यहाँ से ये आप जो है कि देखने का प्रयास करिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो घास, हिरण और बाघ है। फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर ए माना गया था। ठीक है, ये हरीड़ लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिरण है, टाइपिंग में मिस्टेक था, लेकिन फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन नंबर ए ही माना गया था। और ये आप जो है कि जाएंगे जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण, तो उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ से पादप, हिरण और बाघ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपके 10 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, 2, 3 में मिलाकर। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो ये उत्पादक का जो है कि ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये प्रश्न क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि उपभोक्ता अगले स्तर के ऊर्जा के लिए बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कि ये उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ती है ऊर्जा कम होती जाती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तो सबसे अधिक ऊर्जा स्तर उत्पादक का होता है। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ पे मैं 137 नंबर का प्रश्न देखिए लिखा भी हूँ, और टीआरई 3.0 137। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके जो है कि मैंने 15 प्रश्न बताया था, जिसमें से एक प्रश्न केवल क्लास 7th से और 1 से 2 प्रश्न केवल 9th से, बाकी सभी प्रश्न आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं। तो आप जो है कि ये देखिए आपको अगर आपको साइंस पढ़ना है तो ये देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस हम लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। फैक्ट और एमसीक्यूज दोनों बिल्कुल बुक्स से ही। ठीक है, और ये तो आपकी एक दिन पहले की ही क्लास है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए मैं इसका जो है कि मैराथन कल या परसों अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। और ये क्लास 9th भी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, और क्लास 7th अभी फ्रेंड्स थोड़ा हम बिजी हैं। ठीक है, और क्लास 7th का भी हम जो है कि जल्द ही आपका कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे जो है कि नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जो है कि अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो को जो है कि शेयर करते हैं और आपका प्यार और स्नेह फ्रेंड्स मिलता है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।